हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेफ्रिजरेंट के दूसरे पार्ट 2 में। तो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था कूलिंग इफेक्ट गिवन बाय एनी गैस रेफ्रिजरेंट डिपेंड्स अपॉन तक। तो कोई भी गैस जो हम यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो कितना कूलिंग देगा वो इस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात डिपेंड करता है, इसको सिंपल टर्म में जाएंगे, साइंटिफिक टर्म और काफ़ी टेक्निकल और कैलकुलेटिव पार्ट में नहीं आना हमें। हम समझेंगे कि कूलिंग इफेक्ट गिवन बाय एनी गैस डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट। इफ़ कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, अगर किसी भी रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी हाई है तो वो सिस्टम से, उसका मतलब ये कि वो सिस्टम से एक्सपेंशन पे ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, तो हमने जो एग्जांपल लिया था CO2 वाला, सॉरी जो एयर वाला है, तो वो जो हम ट्यूब में हवा भरते थे तो वो जो उसके अंदर जो गैस होती थी वो एक्सपेंशन पे उतना कूलिंग इफेक्ट ना देने का उसका दो रीज़न था। पहला रीज़न तो ये था कि जो ट्यूब के अंदर जो कंप्रेशन क्रिएट हुआ वो उतना नहीं था कि जो उसके मॉलिक्यूल्स उतने पास आए और जब एक्सपेंड हो तो उतना अपने को कूलिंग इफेक्ट दे। तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रेफ्रिजरेंट के सिलेक्शन में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो डिसाइड करता है कि रेफ्रिजरेंट किस टाइप का हमें यूज़ करना है सिस्टम में। ठीक है, और एक इस पर बता दो आपको कि BTU इज़ एक ये यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक यूनिट है जिससे हम मेज़र करते हैं कि कितना हीट जो है कैरी किया है, ऐसे कितना हीट जो है उसने ट्रांसफ़र किया है। मतलब अगर मान लेते हैं, अगर एक सिस्टम में हमारे पास एक एक किलो कैलोरीज की बात करते हैं, एक के किलो कैलोरीज मतलब 1000 किलो कैलोरीज अगर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो ये हम इसको बोलेंगे कि 1000 BTU जो है, मतलब एक यूनिट है, उसको कन्वर्ट करके कैलोरी को कन्वर्ट करना होता है BTU में, तो इतना BTU जो है रेफ्रिजरेंट हीट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और बहुत सी पार्ट है, मतलब मेजर जो बहुत हम मेजर प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि यही होता है, और माइनर तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेंट क्या है, ऑर्डरलेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट वी आर द व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेफ्रिजरेंट। देखिए रेफ्रिजरेंट की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मेजर जो है हम उसको डिस्कस करते हैं कि मॉडरेट कंडेंसिंग प्रेशर। ठीक है, मॉडरेटिंग कंडीशन प्रेशर होना चाहिए, इस बात को समझते हैं। अगर कंप्रेसर का, अगर कंडेंसिंग प्रेशर, जैसे कि CO2 एक रेफ्रिजरेंट है, उसका कंडेंसिंग प्रेशर बहुत हाई है, मतलब इसके लिए अगर उसका कंडेंसिंग प्रेशर हाई होगा तो जो हमारे सिस्टम का ओवरऑल वेट होगा, जो डेड वेट होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और सेटअप के लिए हमें एरिया ज़्यादा चाहिए होगा, और कंस्ट्रक्शन मशीन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो हम पाइपलाइंस यूज़ करेंगे उसका भी एक तरह का, उसको अपनी स्टिफनेस, उसकी जो स्टिफनेस बढ़ाना है उसमें और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये मतलब एक कंडीशन, मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी है जो कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंडेंसिंग प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो हमें उतना बड़ा इक्विपमेंट चाहिए होगा, उतना हेवी कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, क्योंकि उस उतने प्रेशर को वो रख सके, उतना प्रेशर वो सस्टेन कर सके। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए ये बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये बहुत ही मतलब बोल सकता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि जब आप कंडेंसर में, आपको पता है इवोपरेटर से जब रेफ्रिजरेंट लिक्विड मतलब वेपर में थ्रोटल से एक्सपेंड होता है, और वेपर से जैसे जैसे वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, सेचुरेशन टेम्परेचर आएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, और वही लिक्विड धीरे जाएगा आपके क्या बोलते हैं वापस कंप्रेसर में। ये बात हम समझ गए। देखिए कंडेंसर का, जहाँ आपने कंडेंसर रखा है, इस बात को समझना कि जहाँ हमने कंडेंसर रखा है, अगर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम में उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो हम रेफ्रिजरेंट को कंडेंस नहीं कर पाएंगे। ये जो पॉइंट है, अगर जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो CO2 है एक रेफ्रिजरेंट है जो कि बड़े बड़े सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, जो काफ़ी हेवी कंस्ट्रक्टेड सिस्टम होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो अगर अगर जो कंडेंसर जो है CO2 सिस्टम का, अगर वो ऐसे जगह रखा जाए जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका कंप्रेसर कितना भी रेफ्रिजरेंट पे वर्क कर ले,
पर वो जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होके लिक्विफाइड नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर आखिर होता क्या है, और वो इसको सेचुरेशन टेम्परेचर से कंपेयर करते हैं। देखिए सेचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी रेफ्रिजरेंट या चाहे कोई भी गैस की बात करें चाहे जो भी हो, जो लिक्विड से वेपर में चेंज हो या वेपर से लिक्विड में चेंज हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। फिर से बता रहा हूँ, सेचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड वेपर में चेंज होता है और वेपर लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। अब इस पर हम डिफरेंट बात करेंगे कि सेचुरेशन टेम्परेचर का क्या रोल है, कैसे आगे वो वर्क करता है। ये जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। ओके वेट। ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट, दिस इज अ डिजायरेबल इज अ थ्रोटलिंग एट द एक्सपेंशन वॉल कॉज लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू बी कूल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ पार्शियल इवेपोरेशन। देखिए ये पॉइंट जो है लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, ये एक्चुअली इसको समझने के लिए आपको थ्रोटलिंग समझना पड़ेगा। एक्चुअली थ्रोटलिंग होता क्या है, थ्रोटलिंग में कैसे हाई प्रेशर जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होकर वेपर में कन्वर्ट होता है, और इस कंडीशन पे अगर वहाँ पे अगर वो हीट जो है स्पेसिफिक हीट ले लेगा, ठीक है, अगर लो स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ से समझने पहले हम समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसका हाई होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि हमको कम रेफ्रिजरेंट सिस्टम में यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 1 ग्राम रेफ्रिजरेंट को यूज़ करके ज़्यादा करीबन लेट एक फिगर ले लेते हैं कि 1000 कैलोरीज जो हम उससे निकाल पा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर हाई हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो ऐसा होगा। अगर उसका लिक्विड का लो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो हमें सिस्टम में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना पड़ेगा। कितना यूज़ करना पड़ेगा? लाइट अगर हम एक अगर अच्छा रेफ्रिजरेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला तो 1 ग्राम में काम हो जाएगा। पर अगर उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रेफ्रिजरेंट का कम होगा तो हमें सिस्टम में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यही एक रीज़न है कि जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं उसका हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, ना कि कम हो। और ये सब प्रॉपर्टी हैं जो नॉन करेजिव होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, कोरिजन कोरेजिव होगा तो वो सिस्टम में कोरिजन करेगा और सिस्टम के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लीकेज हो सकते हैं। नॉन फ्लेमेबल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेंट अगर फ्लेमेबल होगा तो जैसे ही मतलब मान लीजिए लीकेज होगा और अगर वो एक उसको स्पार्क या इग्निशन के लिए मतलब बोलते हैं ना इग्निशन टेम्परेचर अगर उसको मिल जाएगा तो फ्लेम होकर ब्लास्ट और एक मतलब एक डिजास्टरस और हैजार्डियस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड एबिलिटी, जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसका रेफ्रिजरेंट जो है वर्ल्ड वाइड उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, नहीं होगी तो अगर यहाँ जो आपने सिस्टम खरीदा कहीं इन फ्यूचर वो सिस्टम दूसरे कंट्री में गया वहाँ पे अगर वो रेफ्रिजरेंट ना मिले तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। आपका मतलब सिस्टम एक तरह से कोई मतलब बोलते हैं ना कि रेफ्रिजरेंट आप तो दूसरा डाल सकते हैं पर उसको पूरा जो रेफ्रिजरेंट बचा हुआ है उसको पूरा निकालना पड़ेगा और जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। और ये जो है रेफ्रिजरेंट होते हैं ये देखें, तो देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट, देखिए ये रेफ्रिजरेंट होता है, ये स्टोर्ड होते हैं रेफ्रिजरेंट, ऐसे रेफ्रिजरेंट होता है, इनको ऐसे करके फिलअप किया जाता है सिस्टम में, ये सिलेंडर फॉर्म में हो जाते हैं और अलग अलग कोड होते हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेंट से 31A R20 अलग अलग रेफ्रिजरेंट होते हैं। चलिए थैंक यू, और देख लेते हैं, ठीक है। मोस्टली स्टोर्ड इन सिलेंडर फॉर्म, ये सब देखिए सीरीज़ हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि आखिर ये क्या है, क्या होता है, इनका ग्लोबल इंडेक्स क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।